हे गाइस, वेलकम इन अवर नेक्स्ट वीडियो। दोस्तों, स्वागत है हमारी अगली वीडियो में आप सभी का। जैसा कि हम आपको पहले बताए थे कि हम वर्ल्ड ज्योग्राफी से स्टार्ट करने वाले थे, जिसमें पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी का रिवीजन, उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी और उसके बाद राजस्थान ज्योग्राफी का हम रिवीजन करने वाले हैं। इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी क्लासेस, राजस्थान ज्योग्राफी क्लासेस के कंपेरेटिव में उनको हम कम वेटेज देंगे। राजस्थान ज्योग्राफी क्लासेस हम ज़्यादा वेटेज देंगे क्योंकि हमारे पास इसके क्वेश्चंस एग्ज़ाम में ज़्यादा बनते हैं, ये हम सबको पता है। तो हम आज ज्योग्राफी की बेसिक चीज़ें से पढ़ना स्टार्ट करेंगे और उनका रिवीजन करेंगे। थोड़ा फास्ट चलेंगे ताकि सिलेबस समय पे कवर हो और हमारी तरफ से आप बेफिक्र रहिए कि आपको कोई भी टॉपिक हम मिस नहीं होने देंगे। वी विल गिव आवर बेस्ट। सो हम इसके कंटिन्यू करते हुए आगे चलते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं ज्योग्राफी का प्री का। ये RS प्री का सिलेबस है। तो हम इस सिलेबस में देखेंगे, इसमें विश्व का भूगोल है, भौतिक स्वरूप, पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, प्रमुख नदियाँ एवं झीलें, प्राकृतिक वनस्पति, कृषि, उनके प्रकार, वितरण, प्रमुख फसलें, प्रमुख औद्योगिक प्रदेश तथा प्रमुख उद्योग, परिवहन तंत्र, पर्यावरण मुद्दे, मरुस्थलीकरण, वनोन्मूलन, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन अवक्षय। ठीक वैसे ही भारत में भी हैं भौतिक भूगोल, भौतिक विभाग, जलवायु, प्रमुख नदियाँ एवं झीलें, सिंचाई, कृषि, खनिज एवं प्रमुख औद्योगिक प्रदेश। फिर राजस्थान का नंबर आता है। राजस्थान की अवस्थिति, विस्तार, भौतिक विभाग, नदियाँ एवं झीलें, जलवायु की विशेषताएं, प्राकृतिक वनस्पति, जैव विविधता एवं संरक्षण, मृदा, कृषि, पशुधन, सिंचाई, जलवायु, जनसंख्या, नगरीकरण, जनजातियाँ, खनिज एवं पर्यटन। तो ये हमारा प्री का सिलेबस है और आप इसको हम याद करेंगे, ये हम आपसे उम्मीद करते हैं। और देखो, ये चीज़ हमें थोड़ा मान के चलना पड़ेगा कि आपको मेहनत जितनी हम कर रहे हैं उससे दुगनी आप करोगे और हम आपको जो बताएं वो आप करके लाएंगे। तो सबसे पहले हम हमारे सिलेबस को आप अच्छे से बाय हार्ट करोगे, इसको अच्छे से याद करोगे। इसके बाद हम पैटर्न देखते हैं कि राजस्थान ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे गए उनका क्या पैटर्न है। तो हमें अप्रॉक्सीमेटली दोनों को मिला के 20 क्वेश्चंस जनरली पूछे जा रहे हैं। सारे तीनों ज्योग्राफी को मिला ले तो हमें एक पैटर्न देखने को मिला। हम 20 क्वेश्चन प्लस अपना टारगेट लेके हम इसको करेंगे और ज़्यादा अच्छा खासा वेटेज है, तो हम एक ज्योग्राफी सब्जेक्ट को पहले स्टार्ट कर रहे हैं। चलो, तो हम आज ज्योग्राफी में पहले विश्व का भूगोल स्टार्ट करते हैं और जिसमें हम सबसे पहले भौतिक भूगोल स्टार्ट करेंगे और थोड़ा बेसिक चीज़ें जानेंगे ताकि आपको भारत और राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ने में आसानी हो। तो भूगोल का एक बेसिक सबको पता ही होता है कि भू यानी पृथ्वी, गोल यानी जो उसका आकार है, उसके अध्ययन को हम ज्योग्राफी कहते हैं, भूगोल कहते हैं। इसकी शाखाएं भूगोल दो प्रकार की होती है, ह्यूमन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी के शाखाएं ये हैं और ह्यूमन ज्योग्राफी की है हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी, पॉलिटिकल एंड कल्चरल ज्योग्राफी, द मैथमेटिकल, सॉइल, क्लाइमेटोलॉजी, बायोग्राफी एंड जियोमॉर्फोलॉजी। ठीक वैसे यहाँ पे इनका हिंदी में लिखा हुआ है अंतरिक्ष भूगोल, भूआकृति भूगोल, पर्यावरण भूगोल और मानव भूगोल। देखिए दोस्तों, ज्योग्राफी को सिर्फ आप इसलिए ना पढ़े कि ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट है, इसलिए पढ़ना भी ज़रूरी है कि आपकी दैनिक लाइफ में, जैसे आप गूगल मैप यूज़ करते हैं, जनरली देखने को मिलता है कि लोग बाग गूगल मैप को ढंग से यूज़ करना तक नहीं जानते। वो
समझ नहीं पाते कि किस रास्ते से जाना है। कई बार तो ऐसी घटनाएं देखने को आती हैं कि गूगल मैप की वजह से घटनाएं होगी, तो आपको थोड़ा एक कॉमन सेंस अगर आपके अंदर डेवलप हो गया, मैप को समझ गए आप पढ़ना, तो एक जीवन जीने में भी आपको एक मज़ा आएगा। और किसी जगह पे क्यों, वहाँ की स्थिति, वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है, वहाँ पे डेवलपमेंट ज़्यादा है, वो क्यों है, ये सारी चीज़ें ज्योग्राफी से बहुत ज़्यादा रिलेटेड होती हैं। तो आप ये समझिए कि ज्योग्राफी सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, आपको इसके बारे में बहुत कुछ जीवन में सीखने को मिलेगा। जैसे हम गूगल मैप्स ले लें, आपको वेदर फोरकास्टिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सब ज्योग्राफी की देन है। अगर ज्योग्राफी नहीं होता तो आज हम ये सारी चीज़ें नहीं सीख पाते। तो हम फिर भारत के भूगोल के बारे में हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे। हिमालय, प्रायद्वीप पठार, नदियाँ, मानसून, खनिज, उद्योग एवं जनसंख्या, ये मेजर पॉइंट्स हैं। बाकी हम जो सिलेबस में लिखा है, हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ों को कवर करते हुए चलेंगे, ताकि हमारा सिलेबस एक सिस्टमेटिकली सिलेबस के साथ कंप्लीट हो सके। तो भारत का जो क्षेत्रफल हमें पता है, टोटल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% एक है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इस पर 17% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ टोटल वर्ल्ड यहाँ पे निवास करती है। तो अगर हम इसको कहें, ये कह सकते हैं कि दुनिया के हर 6 में से एक व्यक्ति भारत में रहता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ये फैक्ट्स हमें याद करते रहने चाहिए, बातों में यूज़ करते रहने चाहिए, ताकि ऐसे में और इंटरव्यू में हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो। कोई टेक्निकल नॉलेज, कोई डीप फैक्ट आपको याद करने के लिए नहीं मिलेंगे। सामान्य जो फैक्ट्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए। तो हम भारत के भूगोल के बाद हम पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के बारे में आपको पढ़ाएंगे कि पर्यावरण क्या है। देखो, पर्यावरण हमारे चारों ओर जो भी परिवेश में उपस्थित है, चाहे वो जैविक हो चाहे अजैविक हो, वो इन्वायरमेंट कहलाता है। ठीक है, इन्वायरमेंट के कौन से भाग हैं? जैवमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल और जलमंडल। एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर, ये तीनों मिलके अपना बायोस्फेयर बनाते हैं, जिसे हम जैवमंडल कहते हैं। और जैवमंडल को इंक्लूड करके इसमें अजैविक तत्वों को ऐड कर दिया जाए तो पूरा पर्यावरण बनता है। और हमें पर्यावरण की परिभाषा कोई पूछे तो हमें ये नहीं कि हाँ हमारे चारों तरफ जो है, आपको एक RS की तैयारी करने वाले, सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले आप विद्यार्थी हो, आपको पता होना चाहिए कि जैविक अजैविक तत्वों के से मिलके जो परिवेश बनता है उसको हम पर्यावरण कहते हैं। एक देखो, कुछ चीज़ें हमें पर्यावरण क्यों पढ़ना चाहिए। देखिए, पर्यावरण में एक्चुअली होता है कि एक जो पेड़ होता है, एक पेड़, उसकी वो पूरे साल में आपको लगभग 100 से 120 kg ऑक्सीजन देता है। आप इसका महत्व शायद अब नहीं समझेंगे, लेकिन जब हम एनवायरनमेंट पढ़ेंगे तब इसका महत्व समझ में आएगा। और विश्व का जो 80% इको बायोडाइवर्सिटी है वो हमारी स्थलीय विविधता में पाई जाती है, और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है जीवन के लिए। हो सकता है वो प्रत्यक्ष रूप से हम नहीं समझ पाएँ, लेकिन आपको समझ में आएगा जब हम इकोलॉजी पढ़ेंगे तब, कि अगर जंगल ख़त्म हुए ना तो पूरे पेड़ कटने मात्र से उसका कोई प्रभाव नहीं है, वो पूरी पारिस्थितिकी तंत्र टूट जाएगी अपना। तो पेड़ कटने से ना केवल जंगल ख़त्म होंगे, हमारी पारिस्थितिकी तंत्र बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो हमें ये चीज़ें क्यों ख़त्म हो जाएगी, कैसे ख़त्म हो जाएगी, इस बारे में हम जब इकोलॉजी पढ़ेंगे तो हम इसके बारे में आपको और डिटेल में बताएंगे। फिर इकोलॉजी हम आपको बता चुके कि इकोलॉजी में जब ह्यूमन या जीव, ह्यूमन सिर्फ जीव में ह्यूमन नहीं है, और भी जैविक तत्व पर्यावरण के साथ बीच में जो एक रिलेशनशिप डेवलप करते हैं उसको हम पारिस्थितिकी कहते हैं। और हम जैव विविधता वनस्पति में देखते हैं, जीव जंतुओं में देखते हैं, सूक्ष्म जीवों में देखने को मिलती है। सबसे ज़्यादा जैव विविधता को स्थलीय जैव विविधता पाई जाती है, और हम उसके बारे में आगे आपको और डिटेल में बताएंगे। फिर हम अंतरिक्ष भूगोल के बारे में अध्ययन करेंगे। हम अंतरिक्ष भूगोल में हम पढ़ेंगे कि तारे
क्या होते हैं, ग्रह क्या होते हैं, आकाशगंगाएं कौन सी हैं और सौरमंडल क्या है। एक्चुअली सिर्फ ये कहते हैं आपसे कि तारे किन्हें कहते हैं तो आप शायद नहीं होंगे शब्द आपके पास डिफाइन करने के लिए, लेकिन ज़रूरी है कि आपको पता हो और हमें ये पता हो कि ब्रह्मांड किसे कहते हैं। तो ब्रह्मांड के लिए एक भाषिक परिभाषा हम दे सकते हैं कि वह सब जिसे हम जानते हैं या नहीं जानते हैं, देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं, जहाँ जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, जहाँ कुछ है या कुछ भी नहीं है। ब्रह्मांड, अपने ब्रह्मांड में हम उसको इंक्लूड करते हैं। तो ये कोई ब्रह्मांड की परिभाषा पूछे तो आपको ये लिखना होगा, आप रिपीट करके इस परिभाषा को अपने पेन पेपर में उतार सकते हैं। ठीक है। हम यूनिवर्स में हम फिर पढ़ेंगे कि देखो, एक अंतरिक्ष एक बहुत खूबसूरत बात है कि अंतरिक्ष में ध्वनियाँ नहीं सुनाई देती, वहाँ प्रकाश ही ट्रैवल करती है और प्रकाश वर्ष से ही हम वहाँ की एक ग्रह से दूसरे ग्रह की दूरी मापते हैं। और कई बार पूछा भी जाता है कि प्रकाश वर्ष क्या है, तो प्रकाश वर्ष दूरी मापने की एक इकाई है। ठीक है। तो इसमें आप एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि हम कई बार जब हम पृथ्वी पर होते हैं तो हम सूर्योदय एक बार देख पाते हैं और सूर्यास्त भी एक बार देख पाते हैं। लेकिन अगर अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं, जो आपके ISS में जो बैठे होते हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे बैठे हैं, तो उनको दिन वो ही 16वां सूर्योदय देखने को मिलता है। तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट हमें जानना चाहिए, पता होना चाहिए। चलो हम आगे बढ़ते हैं। फैक्ट्स आपको बीच बीच में मैं कुछ बताते रहूँगा जो आपकी नॉलेज को इन्हांस करेंगे। तो ठीक है, ब्रह्मांड क्या है कि इस दुनिया में जो कुछ भी अस्तित्व है, दुनिया नहीं, दुनिया से परे भी जो भी अस्तित्व में वे ब्रह्मांड के, चाहे तारे, ग्रह, आकाशगंगाएं, गैसेस जितनी हैं और धूल के कण जो भी है वो सब ग्रह के अंदर आते हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए। अब फिर हम आकाशगंगाओं पे जाएंगे। तो देखिए, आकाशगंगा में हम हैं यहाँ पे, ये हमारी आकाशगंगा है, सोलर सिस्टम है हमारा और हम यहाँ पे हैं। और इसमें भी सोलर सिस्टम में हम पृथ्वी पे अपने अपने पृथ्वी ग्रह पे हैं। तो हम पृथ्वी पर हैं। तो एक हम पृथ्वी पर हैं। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी एक ग्रह है। ठीक है। फिर पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। सूर्य एक तारा है। सूर्य आकाशगंगा में है। ठीक है। और आकाशगंगा जो कि इसमें कई अरबों तारे हैं और कई सारी आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड बनाती हैं। ठीक है। तो ब्रह्मांड में कई सारी आकाश गंगाएं हैं। उन आकाश गंगाओं में एक आकाश गंगा मिल्की वे में हमारी आकाश गंगा है। उसमें सूर्य एक तारा है। सूर्य के तारे चारों तरफ परिक्रमा लगाने वाले सौरमंडल के ग्रह और उपग्रह हैं और पृथ्वी हमारा उसमें एक ग्रह और हम उसमें आते हैं। तो हम इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है, एक धूल के कण के बराबर भी नहीं है। और हमें पता नहीं किस बात का अभिमान है, ये तो आप सोचिएगा। तो पृथ्वी ग्रह है और ग्रह जबकि सूर्य तारा है। आप में से कोई बता सकता है कि पृथ्वी ग्रह है क्यों और सूर्य को हम तारा क्यों कहते हैं? जबकि देखने में हमें लगता है हाँ भाई हॉट ही तो है वो, तो क्यों, क्या वजह है? सोच के बताइए। चलो मैं बताता हूँ। देखिए, तारा हम कहते हैं, स्टार वो होते हैं जिनका स्वयं का प्रकाश और ऊष्मा हो, और ग्रह वो होते हैं जो तारों की रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हों या नहीं भी करते हों, लेकिन उनके पास स्वयं का प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती। उनके पास जो भी प्रकाश एवं ऊष्मा होती है वो तारों से प्राप्त होती है। अपने पृथ्वी की कोई स्वयं की प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं है। तो ये हमें एक तारा और ग्रह के बीच में
अंतर पता होना चाहिए। और देखो ब्रह्मांड में कई सारी आकाश गंगाएं हैं, आकाश गंगाओं में भी कई सारे तारे हैं, सूर्य जैसे अरबों तारे हैं। तो अभी बहुत कुछ रिसर्च होना इस मैटर में बाकी है। तो हम उस सोलर सिस्टम के हिस्से हैं। तो हम इसको आगे हमारे अब सौर मंडल को पढ़ते हैं। सौर मंडल में देखो केंद्र में सूर्य है, इसके 8 ग्रह हैं, यहाँ से सन, और इसके 8 ग्रह हैं। आप एक न्यूमेरिक्स मैं आपको एक न्यूमेरिक्स बताऊंगा आपको, उसमें हम ये सूर्य के, या फिर आप भी सर्च करिएगा सूर्य से ग्रहों का एक न्यूमेरिक्स मिल जाएगा, ताकि वो आपको याद करने में आसानी हो। मैं आपको एक साथ हम कभी कुछ क्लासेस ऐसे रखेंगे जिनमें चीज़ें हमें रटनी होगी, तो ताकि वहाँ रटने वाली चीज़ें आपको मैं बताऊँगा। तो सूर्य केंद्र में 8 ग्रह हैं, उपग्रह हैं, कुछ क्षुद्र ग्रह हैं और कुछ धूमकेतु हैं इनके। तो हम इसके बारे में आपको और आगे बढ़ाते हैं। अब हम चलते हैं कि पृथ्वी की स्थिति इसमें कहाँ है। पृथ्वी ग्रह हमारा सबसे पहली बात हमने बताया, ग्रह क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता है, ठीक है। और सूर्य की परिक्रमा करती है, और इस जो ग्रह की परिक्रमा करे उसे उपग्रह बोलते हैं। तो चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, ठीक है। देखिए ये मून है, यहाँ से आप मून है, और ये हमारी अर्थ है, ठीक है। तो हमारी जो देखिए आकाश गंगा जो है ना, वो ऐसे इस शेप में ऐसे होती हैं, ऐसे स्पाइरल शेप में होती हैं, और ये हमारी मिल्की वे है, ठीक है। इसकी आकृति अगर पूछे तो हम कहेंगे स्पाइरल आकृति है, ठीक है। और जिस आर्क में उपस्थित है वो आर्क है और ओरियन आर्क, ठीक है, ओरियन आर्क, ठीक है। इसमें हमारा सौर मंडल, इस मिल्की वे के ओरियन आर्क में हमारा सोलर सिस्टम अवेलेबल है, ठीक है। सोलर सिस्टम हमारे इसमें अवेलेबल है, ठीक है। और हमारी जो मिल्की वे है उसके पास सबसे नज़दीक जो है वो आकाश गंगा है, एंड्रोमेडो। ये हमारी दुग्ध मेखला जो आकाश गंगा है उसके सबसे निकटवर्ती आकाश गंगा है। ऐसी काफ़ी आकाश गंगाएं हमारे ब्रह्मांड में है। तो ज्योग्राफी पढ़ने से पहले कूप मंडूप नहीं रहना है आपको, उस कुएं से बाहर निकलना है। दुनिया बहुत बड़ी है और ऐसी दुनियाएं और भी है। आपको ये चीज़ इस संभावना को आपके दिमाग में खोल के रखना है। तो अगर हम मिल्की वे की बात करें तो केवल मिल्की वे में ही 100 से 400 अरब तारे हैं, आप सोच सकते हैं। और हमारी खुद की जो आकाश गंगा है उसका जो अगर हम व्यास बात करें, जो व्यास ऐसे होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 1 लाख प्रकाश वर्ष है। मतलब अगर हम इसका मतलब समझिए, अगर हम मिल्की वे को इधर से चलें और इधर से चल के इधर आ जाएं, तो इसको पूरा करने में यहाँ से चलो यहाँ पर आए तो यहाँ तक आते आते हमें 1 लाख वर्ष लगेंगे। इतनी बड़ी मिल्की वे। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति जिस सिद्धांत को सर्वमान्यता मिली है, काफ़ी सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेके आए। किसी ने कहा कि 2 ग्रह टकराए तब हुए, किसी ने डिफरेंट हाइपोथेसिस दी। तो वो ज्योग्राफी ऑप्शनल का मैटर आपका नहीं, आपको सिर्फ इसको अपने बस जो सर मान्य हमें उससे पढ़ना है। हमें हमारे एग्ज़ाम्स को आगे पास करने से मतलब है, हमें ज़्यादा विद्वान और ज्ञानी बनने की आवश्यकता नहीं है। और जो दिया जा रहा है उसको याद कर लिया जाएगा तो मोर देन सफिशिएंट होगा। तो हमारी जो आकाश गंगा ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बात करें तो ये लगभग
यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 17.8 अरब वर्ष पूर्व लगभग हुई है। ठीक है, 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुई इसकी उत्पत्ति। और यहाँ ये बिग बैंग ऐसा मानते कि इसमें अत्यधिक घनत्व और अत्यधिक हीट का ये एरिया था। यहाँ एक महाविस्फोट हुआ और उससे चीज़ें धीरे धीरे समय के साथ ट्रेवल करती हुई डार्क एज से निकले, 5 स्टार अपीयर हुए, उसके बाद गैलेक्सीज अपीयर हुई, उसके बाद हमारा सोलर सिस्टम बना। उसमें 9 मिलियन ईयर्स का समय लगा। और आज हम वो ये सारी चीज़ें एकदम एक झटके से नहीं हुई, धीरे धीरे हुई। एक्चुअली जैसे यहाँ से ये विस्फोट हुआ तो हाइड्रोजन और हीलियम के अणुओं में तेज रिएक्शन हुआ जिससे तारे बने। तो इसको हम जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति है वो बिग बैंग थ्योरी से को ही मान्यता प्राप्त है। हमसे पूछे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य, तो वो बिग बैंग थ्योरी सर्वमान्य। तो इसको हम ऐसे विस्फोट बोल देते हैं, लेकिन विस्फोट नहीं, एक अंतरिक्ष का एक्सपेंशन बोल सकते हैं। एक्चुअली विस्फोट कहना उतना सटीक नहीं होगा, लेकिन ये धीरे धीरे एक्सपेंशन विस्तार हुआ, क्योंकि विस्फोट का मतलब तो एकदम फैल के होना, पर विस्तार धीरे धीरे बढ़ी, लेकिन एक लंबे समय में वो विस्फोट जैसा एहसास होता है। और आज भी हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है इस समय, आज जब हम हैं, आज भी हमारा ब्रह्मांड धीरे धीरे एक्सपेंड कर रहा है। तो आगे ये इंटरेस्टिंग बात है। आगे हम चलते हैं, तारों के बारे में जानते हैं। देखिए, तारों का जीवन काल हमने बताया कि 100 से 200 अरब तारे हैं। और हमें समझना होगा कि तारे बनने का प्रोसेस होता है। सबसे पहले जो तारे का विकास क्रम होता है, तो सबसे पहले तारा जो होता है प्रोटोस्टार बोलते हैं, इसको आदि तारा बोलते हैं। देखिए इंग्लिश के शब्द भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए, क्योंकि जैसे यहाँ प्रोटोस्टार लिखा है, एग्जाम में प्रोटोस्टार आ सकता है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि प्रोटोस्टार कौन सा है। तो आदि तारा हम आपको हिंदी बता देंगे, ये आदि तारा कहलाता है, आपको पता होना चाहिए। मुख्य अनुक्रम तारा, उसके बाद वो मुख्य अनुक्रम तारा में बदलता है, जिसे बोलते हैं मेन सीक्वेंस स्टार। मेन सीक्वेंस स्टार। और उसके बाद रेड जाइंट, या फिर वो रेड जाइंट से दो तरफ कन्वर्ट हो जाता है, या तो वो वाइट ड्वार्फ में बदलेगा या सुपरनोवा में बदलेगा। तो प्रोटोस्टार जो होते हैं, इनमें हाइड्रोजन अणु के संपीड़न से उत्पन्न होते हैं जो, और इसके ऊपर इसके अंदर जो तापमान और प्रकाश होता है वो सब इसकी वजह से होते हैं। ये जो इसको हम स्टार बोलते हैं, लेकिन स्टार बनने की पूर्व की अवस्था है प्रोटोस्टार। और मेन सीक्वेंस स्टार जो होता है, ये प्रोटोस्टार के केंद्र में जब नाभिकीय संलयन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है इसमें, तब जाके यहाँ से एक मुख्य अनुक्रम तारा का निर्माण होता है। और सबसे ज़्यादा हम मुख्य अनुक्रम तारे को ही हम मेन तारा, जिसको हम तारे बोलते हैं, वो मेन तारा यही होता है। और अपने जीवन काल में अधिकांश समय मैक्सिमम इसी में स्पेंड करते हैं तारे। और इसमें जो एनर्जी के लिए क्या होता है, हमारी जो एनर्जी जो हमें स्टार में मिलती है, उसका कारण ये होता है कि वहाँ पे हाई टेम्परेचर में और हाई प्रेशर में, उच्च ताप में और उच्च दाब में, जब हाइड्रोजन का हीलियम के साथ, हाइड्रोजन हीलियम में रूपांतरित होती है, तो इस प्रोसेस को ही हम नाभिकीय संलयन बोलते हैं। और हम सब जानते हैं कि नाभिकीय संलयन ही सूर्य की एनर्जी का सोर्स है। तो
उनका एनर्जी के तारों का एनर्जी सोर्स मुख्यतः नाविगेशन लेन ही होता है। आपको ये जान के शायद आश्चर्य हो कि सूर्य हर सेकंड लगभग 60 करोड़ टन हाइड्रोजन को हीलियम में बदल देता है। कितना फास्ट रिएक्शन होता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज ह्यूमन जो आज मानव है वो पहले अपने ब्रह्मांड का हिस्सा रहा है और ब्रह्मांड के अणु ही ह्यूमन में आए, मानव में आए। तो हमारे अंदर जो कैल्शियम है, लोहा है और कई तत्व हैं वो कभी किसी तारे के अंदर बने होंगे। ये हमें लगेगा, ये फैक्ट हमारे अंदर है कि हम में भी वो कॉमन चीज़ है, उनमें भी वो कॉमन चीज़ है, तो हम कभी ना कभी उनके हिस्से रहे होंगे। और एक अच्छे विद्वान हैं, उन्होंने कहा था कि वी आर मेड ऑफ स्टार स्टफ, कि हम स्टार की चीज़ों से बने हुए हैं। ठीक है, ये आज हम अपनी क्लास को इतना ही रखेंगे। हम 30 मिनट की कोशिश करेंगे आपको क्लास अवेलेबल करवाएं और अधिकांश चीज़ें हम उसमें कवर करें। और लास्ट में हम आपके लिए थोड़ा रिवीजन कर रखते हैं। देखिए, हमारी आकाशगंगा का नाम बताइए, बिग बैंग सिद्धांत किससे जुड़ा है ये बताइए, एक और ये शब्द किसने दिया ये बताइए, पृथ्वी क्या है और सूर्य क्या है। ठीक है, तो आपको उनके सब के आंसर हमारे पीपीटी में थोड़ा दिमाग पे जोर देकर सोचिएगा, आप उनके आंसर मिलेंगे और आंसर्स को लिखिएगा। और कल अगर आपको समस्या हो तो हमसे आके पूछिएगा। ठीक है दोस्तों, आज हम हमारी क्लास को यहाँ एंड करते हैं। हम धीरे धीरे आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ें अवेलेबल करवाते रहेंगे। पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी का हम मटेरियल अवेलेबल करवा देते हैं। अगर रिक्वायरमेंट हुई तो राजस्थान ज्योग्राफी को भी हम पैरेलल चला देंगे, ताकि आपको एक बड़ा सब्जेक्ट कवर हो जाए। उसके फिर हम प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट करेंगे आपके लिए। और हमने रिवीजन क्लास इसलिए लिखा है क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि अधिकांश बच्चे जो होंगे उनको बेसिक्स चीज़ें छोटा पता होता है, लेकिन फिर भी अगर नहीं पता है तो जैसे वो टॉपिक हमारे पीपीटी के ऊपर आएगा तो हम उसके बारे में आपको ज़रूर चीज़ें बताते हुए ही चलेंगे। जहाँ भी मौका मिलेगा फिर हम MCQs लेंगे, तो वहाँ हमें मौका मिलेगा आपको एक्सप्लेन करने का। आप चाहें तो अभी इस पीपीटी को जैसे भी आपको उचित लगे, आप चाहें तो उसको स्पीड में सुन सकते हैं आपको, और अगर ऐसे सुनना है तो आप ऐसे सुन सकते हैं। और आप कमेंट में बताइएगा कि अगर आपको उसकी पीपीटी की PDF चाहिए तो हम आपको इसका शेयर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम आपसे कल मुलाकात करते हैं नेक्स्ट पीपीटी के साथ और नेक्स्ट क्लास के साथ। आपको नए टॉपिक्स के साथ नई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताएंगे, आपको उसका बेसिक क्लियर करेंगे ताकि आपका डाउट बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और आप फिर भी इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसके जवाब अवेलेबल करवा दूँगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट डे, बाय।